हेलो स्टूडेंट, आप सबका बहुत ही स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रकाश से प्रकाशिकी तक का इतिहास कैसे रहा और कैसे हमको 17वीं सेंचुरी में फिजिक्स का एक नया ब्रांच देखने को मिलता है। तो आज उसी पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रकाशिकी क्या है। देखिए, प्रकाशिकी को हम इंग्लिश में ऑप्टिक्स कहते हैं। प्रकाशिकी जो है वो भौतिकी का एक शाखा है, फिजिक्स का एक ब्रांच है ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स में हम लाइट के बेसिक बिहेवियर, स्ट्रक्चर और फिनोमेना को हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। तो उस ब्रांच को, उस शाखा को हम प्रकाशिकी ऑप्टिक्स कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के बारे में हम बात कर लेंगे किसी और वीडियो में, जब हम टेंथ और ट्वेल्थ का फिजिक्स जब स्टार्ट करेंगे तब हम इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो जो है वो हिस्ट्री ऑफ ऑप्टिक्स पे है, तो हम अभी ऑप्टिक्स पे ही बात करेंगे कि ऑप्टिक्स का सफ़र कैसे रहा। तो सबसे पहले हम यह जान लें, जितनी भी आज ये दुनिया तरक्की की है उसके पीछे किसी न किसी सभ्यता का योगदान काफ़ी हद तक रहा है। ठीक उसी प्रकार जो हमारा प्रकाशिकी है, ऑप्टिक्स है, उसमें भी एक सिविलाइजेशन का अहम योगदान है, जिसको हम मिस्र की सभ्यता के नाम से जानते हैं, इजिप्शियन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इस सिविलाइजेशन का जो इतिहास है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उतना डिटेल में हमको जानना नहीं है। अगर इसके बारे में आपको जानना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा प्यूनिक का युद्ध। ठीक है ना। हैं कि देखिए, ऑप्टिक्स का जो हिस्ट्री रहा है उसमें सबसे पहले आते हैं हैरो साहब। ठीक है, हैरो साहब आते हैं, ये भी अपना थ्योरी देते हैं और ये सफल नहीं होते हैं। इसके बाद आते हैं क्लॉडियस टॉलमी, ये भी अपनी थ्योरी देते हैं और ये भी सफल नहीं होते हैं। फिर आते हैं अल-होजन साहब। अल-होजन साहब जो है काफ़ी हद तक इसमें सफल होते हैं। इसके बाद आते हैं स्नेल साहब। स्नेल साहब भी आते हैं और इन तीनों लोगों के कमियों को दूर करते हैं। देखिए, भौतिकी में क्या है, फिजिक्स में जितने भी फिजिसिस्ट हुए उनमें सबसे बेहतरीन उसी फिजिसिस्ट को माना जाता है जो अपने थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल फार्मूलेशन को काफ़ी हद तक प्रिसाइज करे। ठीक है ना। तो ये हैरो, टॉलमी, अल-होजन और स्नेल साहब भी आते हैं और इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ऑप्टिक्स में, लेकिन वो उतना प्रिसाइज नहीं कर पाते अपने थ्योरी को, अपने मैथमेटिकल फार्मूलेशन को। उसके बाद आते हैं 16वीं सेंचुरी में न्यूटन साहब, और ये जो है काफ़ी हद तक अपना एक थ्योरी देते हैं, एजम्पशन देते हैं, कार्पस्क्यूलर थ्योरी। इसको हम हिंदी में बोलते हैं न्यूटन के कड़ी का सिद्धांत के नियम से। और ये जो थ्योरी था ये लगभग ऑप्टिक्स का 90% जितने भी अनसुलझे पहलू थे उनको ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हैरो साहब से, उसके बाद हम न्यूटन पे चलेंगे, तो इस पर हम बात करेंगे कार्पस्क्यूलर थ्योरी पे। और इसी क्रम में आते हैं हैरो साहब। हैरो साहब का भी जन्म जो है 100 ईस्वी में, इनका कोई एक्यूरेट मतलब डाटा नहीं है कि इनका जन्म कब हुआ और कब मृत्यु हुआ। लगभग 100 ईस्वी में इनको माना जाता है कि इनका जन्म और इनका मृत्यु जो है लगभग 1st सेंचुरी में ही ऐसा माना गया है। भाप का इंजन पहली बार जो है वो हैरो साहब के द्वारा बनाया गया था। समझ में आ रहा है बात। देखिए, हैरो साहब जो है एक बहुत बड़े फिलोसफर थे और पहली बार जो प्रकाश के बारे में कोई कॉन्सेप्ट था, स्टेटमेंट था, वो हैरो साहब के द्वारा ही दिया गया था। इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था, कॉन्सेप्ट दिया गया था कि देखिए, जब भी हम वस्तु को देखते हैं तो वस्तु जो है लाइट के प्रेजेंस में हमको दिखाई नहीं देती है। समझ में आ रहा है। कोई भी वस्तु हमको प्रकाश के प्रेजेंस में नहीं दिखाई पड़ती है। मतलब ये कहते थे कि देखिए, एक विशेष प्रकार की किरण हमारी आंखों से निकलती है और वस्तु पर टकराती है, जिससे कि हमको वो वस्तु दिखाई देती है। जैसे सपोज कीजिए, ये मान लीजिए ये क्या है, ये आँख है। ठीक है, और यहाँ से इनका मानना था कि आँख से जो है एक रे निकलती है, एक किरण निकलती है प्रकाश की, जो किसी वस्तु पे टकराती है, तब हमको ये वस्तु जो है विजुअल होता है, दिखाई पड़ता है। पहला स्टेटमेंट इनके द्वारा यही दिया गया था। ठीक है, फिर आता है इनका सेकेंड स्टेटमेंट, और सेकेंड स्टेटमेंट में ये बोलते हैं कि प्रकाश जो है जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपवर्तित नहीं होती है। समझ में आ रहा है। आज हम क्या पढ़ते हैं, जब हम 10th और 12th की फिजिक्स पढ़ते हैं और ऑप्टिक्स पढ़ते हैं
तो हम जानते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रेवल करती है तो वो क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, बैंड हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। लेकिन हैरो साहब का मानना था कि जो प्रकाश की किरण है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते वक्त जो है वो बैंड नहीं होती है, वो सीधे निकल जाती है। जो ये क्या है, गलत है। अगर आज के पर्सपेक्टिव से देखें तो इनका जो थ्योरी है वो क्या है, गलत है। एजम्पशन या कह लें इनका स्टेटमेंट यहीं पे ये गलत हो जाता है। और ये भी जो इनका स्टेटमेंट है ये भी क्या हो जाता है, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट, इनका दोनों स्टेटमेंट जो है गलत हो जाता है। फिर इसके बाद आते हैं क्लॉडियस टॉल्मी। कौन आते हैं, इनका पूरा नाम है क्लॉडियस टॉल्मी। इनका भी जो जन्म है उसका भी मतलब कोई डेट जो है फिक्स नहीं है, कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं मिलता है, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कि ये भी जो है फर्स्ट से सेकेंड सेंचुरी के बीच में ही इनका जो है जन्म और मृत्यु रहा है, ठीक है। और इनका कार्य भी इसी के बीच में रहा है, क्लॉडियस टॉल्मी का। इनका जन्म जो है वो अलेक्जेंड्रिया शहर के टॉल्मी गांव में हुआ था। समझ में आ रहा है, अलेक्जेंड्रिया शहर। अलेक्जेंड्रिया क्या था, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो इस नाम को आप बार बार सुनेंगे, अलेक्जेंड्रिया को, ठीक है ना। तो इसको याद रखे रहिएगा। अलेक्जेंड्रिया जो था पहले मिस्र की राजधानी था, लेकिन अब मिस्र की राजधानी आपका काहिरा है। तो क्लॉडियस टॉल्मी साहब का जो जन्म है वो अलेक्जेंड्रिया के टॉल्मी गांव में हुआ था, इसलिए इनका नाम जो है क्लॉडियस टॉल्मी पड़ गया। और क्लॉडियस टॉल्मी साहब एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजिस्ट थे। समझ में आ रहा है। और इनके किताब का नाम गाइड टू जियोग्राफी है। वैसे ये पूछा नहीं जाएगा कभी आपसे, लेकिन याद रखे रहिए, जियोग्राफी है। टॉल्मी साहब का मैथ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फिर इनका कंट्रीब्यूशन जो है आपका वो एस्ट्रोनॉमर में है। समझ में आ रहा है। एस्ट्रोनॉमर में सबसे पहले इनका एक हम लोग आज देखते हैं जो वर्ल्ड मैप है, तो वर्ल्ड मैप पे जो लॉन्गिट्यूड और हमको लैटिट्यूड देखने को मिलता है, अक्षांश और देशांतर, सबसे पहले वर्ल्ड मैप पे इन्हीं के द्वारा इसको बनाया गया था। तो ये इसके लिए इनको जाना जाता है। फिर ये फिजिसिस्ट भी हैं, ऑप्टिक्स में इन्होंने काफ़ी काम किया। फिर क्लासिकल मैकेनिक्स में भी इनका एक दो जो है एजम्पशन है, थ्योरी। तो इनका मानना था कि देखिए, जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है, ठीक है। इसके पहले हैरो साहब आए थे। हैरो साहब का मानना क्या था कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तित नहीं होती है, वो सीधे निकल जाती है। लेकिन टॉल्मी साहब आते हैं और ये बताते हैं कि प्रकाश जब, ये मान लीजिए मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो जब लाइट रे जो है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी, अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाएगी। ये कौन बताते हैं, टॉल्मी साहब बताते हैं। टॉल्मी साहब का अब योगदान देख लेते हैं हम। टॉल्मी साहब का योगदान जो है वो ऑप्टिक्स में सबसे ज़्यादा रहा अपवर्तन पर, ठीक है। किस पे रहा, अपवर्तन पर। अपवर्तन पर इन्होंने खूब काम किया और इन्हीं के द्वारा बताया गया कि प्रकाश की किरण जो है वो बैंड हो जाएगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छायांकन है, इन्हीं पे बनाया गया है, आप देख सकते हैं। और इनके द्वारा काफ़ी काम भी किया गया कि अगर प्रकाश की किरण एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो वो कितना बैंड होगी, कितना वो रिफ्लेक्ट होगी, कितना अपवर्तित होगी। इसके लिए इन्होंने काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी समय तक इस पे जो है प्रैक्टिकल किया, लैब में बहुत सारे काम किए, लेकिन ये जो है एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं दे पाए। एग्जैक्ट वैल्यू क्या नहीं दे पाए कि अगर मान लीजिए ये प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है तो ये कितना इधर अपवर्तित होगी। समझ में आ रहा है ना। इसको ये बता नहीं पाए कि ये कितना कोण पे जो है अपवर्तित होगी। तो यहाँ पे ये जो है इनका नियम, ये अपवर्तन का, ये फेल हो जाता है। इसी क्रम में अगले वैज्ञानिक, अगले साइंटिस्ट आते हैं अलहोजन साहब। इनका नाम काफ़ी
टेढ़ा है। ये लैटिन भाषा में अल्होजन है, इंग्लिश में भी जो है इनको अल्होजन बोला जाता है। इनका नाम है इब्न अल हेथम। इब्न अल हेथम साहब का जन्म जो है ये इराक में होता है, ठीक है ना। ठीक है, उस समय जो शिक्षा का गढ़ माना जाता था वो मिस्र का अलेक्जेंड्रिया माना जाता था। फिर ये इसीलिए अल्होजन साहब इराक से ये मिस्र चले आते हैं और यहाँ पे अपनी ये पढ़ाई पूरी करते हैं। कि अगर आप विकिपीडिया पे जाते हो और द फादर ऑफ ऑप्टिक्स लिखते हो तो इन्हीं का नाम आता है, अल्होजन साहब का नाम आता है। ये भी बहुत कंट्रीब्यूट किए हैं ऑप्टिक्स में। सबसे पहले ऐसे ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने दर्पण पे काम किया। इन्हीं के द्वारा सबसे पहले बताया गया कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, सबसे पहले यही बताएं प्रतिबिंब कैसे बनता है। फिर जो इनका दूसरा योगदान था इसमें वो ये था दर्पण। ये पहली बार कोई ऐसा साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, फिजिसिस्ट था जो ऑप्टिक्स में कोई इक्विपमेंट दिया, उपकरण दिया। ठीक है ना। फिर इन्होंने क्या किया, इसी दर्पण को जो है परवलयाकार दर्पण में इन्होंने उसको बदल दिया। फिर जो थर्ड इनका कंट्रीब्यूशन है वो है कि जो हम दर्शन कोड पढ़ते हैं, यहाँ पे जो हम आज दर्शन कोड पढ़ते हैं, तो दर्शन कोड भी इन्हीं के द्वारा बताया गया कि अगर कोई वस्तु है तो वो उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों में कितने अंश पे कोड बनाएगा। ये भी जो है इन्हीं के द्वारा, कोड वाला जो कॉन्सेप्ट है इन्हीं के द्वारा दिया गया। फिर जो है यह बताते हैं कि जो प्रकाश है वो हमारी आंखों पे, प्रकाश जो है वो हमारी आंखों पे लंबवत गिरती है। इनके द्वारा ये बताया जाता है कि प्रकाश जो है वो हमारी आंखों पे लंबवत गिरती है जिससे कि प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना। तो ये जो था कुछ महत्वपूर्ण इनका योगदान था जो ऑप्टिक्स में है। और भी काफ़ी इनका योगदान है, जैसे इंद्रधनुष, जो हम आज इंद्रधनुष पढ़ते हैं, इंद्रधनुष पे भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले इंद्रधनुष के बारे में इन्हीं के द्वारा बताया गया है। लेकिन फिर देखिए अल्होजन साहब भी जो है फेल हो जाते हैं। कहाँ फेल होते हैं, ये भी जो है, एक मिनट, अल्होजन साहब भी जो है ये मैथमेटिकल फार्मूलेशन नहीं दे पाते हैं। ठीक है ना, ये मैथमेटिकल फार्मूलेशन नहीं दे पाते हैं। ये प्रावर्तन का नियम देते हैं, अपवर्तन का नियम देते हैं, पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन इन्हीं के द्वारा दिया गया है। लेकिन ये जो है उसको एक गणितीय रूप नहीं दे पाते हैं, उसको सिद्ध नहीं कर पाते हैं। देखिए अल्होजन साहब का एक जो सबसे फेमस स्टेटमेंट है उनका वो ये है। उससे पहले ज़रा हम बात कर लेते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ें, जैसे वीडियो स्टार्ट किया उसमें सबसे पहले हम पढ़े फर्स्ट सेंचुरी में कौन आते हैं, हैरो साहब आते हैं। और हैरो साहब के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि एक विशेष प्रकार की किरण हमारी आंखों से निकलती है और वस्तु से टकराती है। ठीक है ना, जिससे वस्तु हमको विजुअल होता है, वस्तु हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन अब सोचिए ये फर्स्ट सेंचुरी में हैरो साहब के द्वारा बात कही गई थी और 10th सेंचुरी में लगभग जो है 10वीं शताब्दी में आते हैं आपके अल्होजन साहब और ये कहते हैं कि ये नियम जो है गलत है। ये बताते हैं कि जब प्रकाश की किरण जो है, प्रकाश की किरण वस्तु पे टकराती है और टकराने के पश्चात अपवर्तित होकर हमारी आंखों में जब आती है तब हमको वस्तु दिखाई देती है। न कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारी आंखों से कोई विशेष किरण निकलती है और वस्तु पर गिरती है जिससे वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। और देखिए इनको जो है परवलयाकार दर्पण बनाने का जो श्रेय है वो इन्हीं को जाता है। बाद में न्यूटन साहब आते हैं और इसी को वो दर्पण के फॉर्म में जो है इसको वो चेंज करते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में। ठीक है ना, इसी परवलयाकार दर्पण को हम न्यूटन साहब के एरा में हम उत्तल और अवतल के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो और फिर इनका जो सेकंड कंट्रीब्यूशन था, अभी किसमें था इनका योगदान, इंद्रधनुष में था। प्रतिबिंब कैसे बनता है, इन्हीं के द्वारा सबसे पहले बताया गया। प्रतिबिंब हमारी आंखों में कितने अंश का कोण बनाया गया, ये भी इन्हीं के द्वारा बताया जाता है। फिर आता है कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलती है, ये भी अल्होजन साहब बताते हैं। ठीक है ना, तो ये इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में भी इन्हीं के द्वारा बताया जाता है, परावर्तन के बारे में बताते हैं, अपवर्तन के बारे में बताते हैं। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं फेल कर जाते हैं। फेल कैसे करते हैं कि ये भी जो है उसका मैथमेटिकल फार्मूलेशन, गणितीय रूप नहीं ये रिप्रेजेंट कर पाते हैं। देखिए इनका भी छायांकन है यहाँ पे, आप इसको पढ़ सकते हैं।
अभी वीडियो समाप्त होने के बाद जो है मेरा टेलीग्राम चैनल है साइंस क्लब बाय जन्मेजय शर्मा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइएगा। और इस वीडियो का पीपीटी प्लस PDF आपको वहाँ हमारे टेलीग्राम चैनल साइंस क्लब बाय जन्मेजय शर्मा पे मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब आगे आते हैं बिलीबर्ड स्नेल साहब, ठीक है ना, जिसको हम आज स्नेल के नियम से जानते हैं। इनका पूरा नाम है बिलीबर्ड स्नेल। ये एक डच साइंटिस्ट थे, डच वैज्ञानिक थे, जिसको हम आज नीदरलैंड के नाम से जानते हैं। इनका जन्म जो है, इनका जन्म 13 जून 1580 ईस्वी में नीदरलैंड में हुआ था, ठीक है ना। ये भी एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और ये बहुत बड़े फिजिसिस्ट हुए। देखिए बिलीबर्ड स्नेल साहब का क्या कंट्रीब्यूशन है। इनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। जब हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं लाइट की, उसकी बिहेवियर की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो फिनोमेना आता है वो आता है रिफ्रैक्शन, जिस पे टॉलमी साहब ने काम किया था, फिर अल्होजन साहब ने काम किया था। उसी थ्योरी को, उसी स्टेटमेंट को ये समराइज करते हैं और उसी पे ये एक नियम देते हैं जिसको हम आज के दौर में जानते हैं स्नेल का नियम, ठीक है। स्नेल का नियम क्या था? स्नेल का नियम भी वही है कि प्रकाश की किरण जब है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो क्या हो जाएगी? अपवर्तित हो जाएगी, ठीक है। ये तो बात हम लोग अभी पहले ही पढ़ चुके हैं। ये बात जो है क्लॉडियस जो है टॉलमी साहब भी बता चुके थे। पहले तो हम ये जान लें कि जो क्लॉडियस टॉलमी साहब थे और अल्होजन साहब थे वो फेल क्यों कर जाते हैं। अपवर्तन के नियम तो वो भी दिए थे, वो भी बताए थे कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते वक्त जो है बैंड हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। लेकिन वो फेल कहाँ करते हैं? वो मैथमेटिकल फार्मूलेशन पे फेल करते हैं कि ये कैसे होगा, ठीक है ना। वो इसका समीकरण नहीं दे पाते हैं, गणितीय रूप नहीं दे पाते हैं। लेकिन बिलीबर्ड स्नेल साहब जो हैं, बिलीबर्ड स्नेल साहब जो हैं, ये इसका जो है मैथमेटिकल फार्मूलेशन पूरी तरह से दे देते हैं, ठीक है ना। अब ये कैसे देते हैं जरा ये देखिए। यह बताते हैं कि अगर प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, ठीक है ना, तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए? इन दोनों माध्यम का अपवर्तनांक पता होना चाहिए, ठीक है ना। और ये मानते हैं कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 है, दूसरे का अपवर्तनांक क्या है? n2 है। यहाँ पे ये कोण मानते हैं, पहला कोण मानते हैं ये θ1। पहले माध्यम में जो कोण होगा प्रकाश की किरण का वो θ1 होगा और दूसरे माध्यम में जो प्रकाश का कोण होगा वो कितना रिफ्रैक्ट हो रहा है वो θ2 होगा। और इसी पे जो है ये एक मैथमेटिकल फार्मूलेशन देते हैं जिसको हम स्नेल के नियम से जानते हैं, साइन आई अपान, सॉरी यहाँ आई नहीं रहेगा, यहाँ पे इन्होंने थीटा लिया है तो ये हो जाएगा आपका θ1 और ये होगा साइन θ2 इक्वल टू एन। एन क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अपवर्तनांक होता है, ठीक है ना। और एन के जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं n2 अपान n1। और यही जो है स्नेल साहब का नियम है। इसी के लिए हम स्नेल साहब को ऑप्टिक्स में जानते हैं। और ये जो नियम है ये बहुत हेल्प करता है प्रकाश के बेसिक बिहेवियर, उसके स्ट्रक्चर को जानने में। ये हेल्प कैसे करता है ऑप्टिक्स को समझने में? ये आगे चल के ये हेल्प किया कि प्रकाश की जो चाल है, द स्पीड ऑफ लाइट, वो किस मीडियम में कितना होगा, वो ये आपका स्नेल साहब का ये लॉ बताता है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। और एक बात और है स्नेल साहब के बारे में। स्नेल साहब जो हैं सबसे पहले, ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे तो इनके बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस आपको करा दूं। सबसे पहले जो अर्थ का त्रिज्या है, अर्थ का त्रिज्या सबसे पहले निकालने वाले जो व्यक्ति थे, जो साइंटिस्ट थे, वो आपके बिलीबर्ड स्नेल साहब ही थे, ठीक है ना। तो ये भी याद रखे रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में जो अगले साइंटिस्ट हैं, अगले फिजिसिस्ट हैं, वो हैं सर आइजैक न्यूटन। ये इतना मतलब सफल सक्सेस इसलिए ऑप्टिक्स में हुए ताकि जो इनका थ्योरी था ऑप्टिक्स को लेकर और इनका जो मैथमेटिकल फार्मूलेशन जो था वो काफ़ी प्रिसाइज था अन्य लोगों के कंपेयर में। इसीलिए ये काफ़ी जो है ये इसमें सक्सेस हुए। हम बात करते हैं अल्होजन साहब की, वो फादर ऑफ ऑप्टिक्स बोले जाते हैं। लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन की देखा जाए सबसे अधिक कौन सफल है ऑप्टिक्स में, तो वो आपके सर आइजैक न्यूटन साहब हैं। इनको वैसे ही नहीं कहा जाता है द फादर ऑफ फिजिक्स, और ये ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट हैं। अब तक के जितने भी मतलब फिजिसिस्ट हुए हिस्ट्री में, फिजिक्स के हिस्ट्री में,
उनमें सबसे ऊपर जिसका नाम है वो आइजैक न्यूटन साहब का ही है। मैं इन पे जो है आने वाले समय में इन द फ्यूचर इन पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इनके बायोग्राफी पे। तो चलिए अभी देखते हैं कि इनका ऑप्टिक्स में क्या क्या योगदान रहा है। सबसे पहले जो इनका योगदान रहा है, जो पूरे ऑप्टिक्स को ही बदल के रख दिया, वो था कार्पस्क्यूलर थ्योरी, जिसको हम प्रकाश कणिका के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर ये भी आते हैं और परावर्तन और अपवर्तन पे ये अपना नियम देते हैं। जो हम लोग परावर्तन अपवर्तन में नियम पढ़ते हैं ना, कि आई जो है आर के इक्वल होगा और आई और आर के बीच में एक अभिलंब स्थित होगा। ठीक है ना, तो ये जो लॉ है परावर्तन और अपवर्तन का, वो न्यूटन साहब के द्वारा ही दिया गया है। ऑप्टिक्स में न्यूटन साहब के द्वारा एक ऐसा इक्विपमेंट दिया गया, जैसे ही हम उस पर लाइट को इंसिडेंट कराते थे, प्रकाश को इंसिडेंट कराते थे, तो वो प्रकाश को जो है डिफरेंट कलर में क्या करता था, वो सेपरेट कर देता था। ठीक है ना, बाद में उसी का नाम इन्होंने दिया, उसी इक्विपमेंट का नाम इन्होंने दिया प्रिज्म। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो इनका इक्विपमेंट है ऑप्टिक्स में वो प्रिज्म ही है, जिससे हम जो लाइट का फाइन स्ट्रक्चर है उसको हम समझ पाते हैं। ठीक है ना, फिर इन्होंने अभी हम बात किए थे अल्होजन साहब जो है परवलयाकार दर्पण बनाए। इन्होंने क्या किया, परवलयाकार दर्पण को जो है दो भागों में इनके द्वारा बांटा जाता है। एक बांटा जाता है आपका अवतल दर्पण के रूप में और दूसरा बांटा जाता है आपका उत्तल दर्पण के रूप में। फिर इनके द्वारा एक और इक्विपमेंट बनाया जाता है जिसको नाम दिया गया 16वीं सेंचुरी में इनके द्वारा लेंस। ठीक है, और फिर ये लेंस को भी जो है दो भागों में बांटते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, जिसको हम कनकेव और कन्वेक्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये था इनका प्रमुख योगदान। अब हम समझ लेते हैं कि ये तो योगदान जो है पिछले वाले भी वैज्ञानिक दे चुके थे, तो फिर ऐसा क्या इन्होंने दे दिया जिनका इनका योगदान काफ़ी अहम माना जाता है ऑप्टिक्स में और सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। देखिए, न्यूटन साहब के द्वारा बताया गया कि जो प्रकाश है, प्रकाश जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ है। ठीक है ना, कार्पस्क्यूलर का मतलब ही होता है, कार्पस्क्यूलर का मतलब ही होता है कण का समूह या कणिकाएं। ठीक है ना, तो इनके द्वारा बताया गया जो प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों का समूह है। ठीक है ना, यही है, कणों का समूह है। वन मिनट। देखिए, यही इनका स्टेटमेंट है, थ्योरी है, जिसको हम कणिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं कि प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों का समूह है। अब आप कहेंगे कि अब ये जो है ये कैसे डिस्क्राइब करता है पूरे ऑप्टिक्स को, तो हम बता रहे हैं कि इस पर मैं सेपरेट वीडियो ही बनाऊंगा और इस पर हम काफ़ी डीप में बात करेंगे। ठीक है ना, फिर ये बताते हैं कि न्यूटन साहब बताते हैं अकॉर्डिंग टू कार्पस्क्यूलर थ्योरी कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलती है। तो सीधी रेखा तो अल्होजन साहब भी बताए थे, लेकिन वो इसको डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे। लेकिन न्यूटन साहब जो है कार्पस्क्यूलर थ्योरी से इस चीज़ को डिस्क्राइब कर देते हैं कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में चलती है। फिर जो है कार्पस्क्यूलर थ्योरी से ही वो सेकेंड जो है इसमें वो सिग्निफिकेंट एक पॉइंट देते हैं, जो बताते हैं इसी कार्पस्क्यूलर थ्योरी से जो है न्यूटन साहब प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, ये देखिए अपवर्तन और ध्रुवण को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है ना, फिर जो है थर्ड पे, अभी ध्रुवण इनके समय आया नहीं था तो ये ध्रुवण को ये नहीं एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है ना, तो मतलब ध्रुवण जो है इसी कार्पस्क्यूलर थ्योरी से ही एक्सप्लेन किया जाता है। जो श्वेत प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश, उसमें भिन्न भिन्न रंग होते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न रंग होते हैं। फिर चौथा जो था मुख्य पॉइंट जो इसको डिस्क्राइब करता था ऑप्टिक्स को, वो था कि जो श्वेत प्रकाश होता है,
श्वेत प्रकाश होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं। तो जो डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं श्वेत प्रकाश में, उन सभी रंगों के कण अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी ड्रॉबैक की, इस सिद्धांत की कमियां की। तो ऐसा नहीं है कि ये सिद्धांत जो है प्रॉपर जो है ऑप्टिक्स को डिस्क्राइब करता था। बाद में चल के जो है ये न्यूटन साहब का जो सिद्धांत था इसमें बहुत सारी कमियां पाई गई, ठीक है ना। यह कमियां तब पाई गई जब माना गया कि जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो क्या है, कण के साथ साथ तरंग भी है, ठीक है। तो पहले तो न्यूटन साहब ये मानते थे कि जो प्रकाश है वो कण ही है, एक तरंग की तरह व्यवहार नहीं करता है, प्रकाश जो है एक कण है, ठीक है ना। तो पहली बात तो जो इनके सिद्धांत में ड्रॉबैक पाई गई, वो पहला ड्रॉबैक यही था कि जो आपका लाइट है वो पार्टिकल के साथ साथ वेव को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ये जो हाइगेंस साहब थे, मैं जब न्यूटन साहब का वीडियो बनाऊंगा, जब सेपरेट उनके बायोग्राफी पे वीडियो बनाऊंगा, तो मैं बात करूंगा कि न्यूटन साहब के समकालीन थे हाइगेंस, ठीक है ना, और इन्हीं के समकालीन थे रॉबर्ट हुक, जो सेल का खोज किए हैं। तो इन लोगों के बीच में काफ़ी कोल्ड वार चलता था उस समय, और उस कोल्ड वार में जो है बाजी जो मारते हैं वो न्यूटन साहब मारते हैं। तो इस पर मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो इस पर मैं बात करूंगा, ठीक है। अभी वीडियो में आगे हम बात करेंगे कि न्यूटन साहब के बुक के बारे में और रॉबर्ट हुक साहब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये पहला जो ड्रॉबैक था इनका यही था कि जो लाइट है वो वेव नेचर नहीं दर्शाता है, लेकिन कुछ समय के बाद जो है जैसे यंग्स डबल स्लिट आता है और वो ये मतलब कंफर्म कर देता है कि जो लाइट है वो क्या है, वो वेव नेचर को भी दर्शाता है। तो ये जो इनका सिद्धांत था वो यहाँ पे ये गलत हो जाता है। फिर इनका जो सेकंड ड्रॉबैक है वो ये है कि जो प्रकाश है वो सघन माध्यम में क्या होता है, उसकी जो चाल होती है, जो स्पीड होती है, वो क्या होती है, अधिक होती है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो था इस सिद्धांत का वो ये था कि न्यूटन साहब का मानना था इस सिद्धांत के द्वारा कि जो प्रकाश की चाल होगी वो अधिक किस में होगी, सघन माध्यम में होगी। किस में होगी, सघन माध्यम में होगी, डेंसर मीडियम में होगी। और इनका मानना था कि जो प्रकाश की चाल है वो कम किस में होगी, वो आपका विरल में होगी। जब हम आज पढ़ते हैं 10th, अगर आप 11th के स्टूडेंट होंगे तो आप 10th में पढ़े होंगे कि जो प्रकाश की चाल है वो किस में अधिक होती है, विरल में होती है, और कम किस में होती है, सघन में होती है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो था इनका, सबसे बड़ा जो कमी था न्यूटन साहब का, वो यही दो पॉइंट थे, ठीक है। देखिए ऑप्टिक्स जो है, ऑप्टिक्स भी दो प्रकार का है। जैसे ये पता चला कि लाइट जो है वो वेव नेचर को भी दर्शाता है, तो ऑप्टिक्स दो हिस्सों में बट गया। पहला जो है रे ऑप्टिक्स और दूसरा जो है आपका वो वेव ऑप्टिक्स। तो जब तक रे ऑप्टिक्स था तब तक तो ये नियम इनका सही था, इनका सिद्धांत ये सही था, ठीक है ना। तो ये था प्रकाशिकी का सफ़र हैरो साहब से लेके न्यूटन साहब तक, ठीक है ना। और जब हम बात करेंगे तो बात करेंगे इनका जो सबसे बड़ा इन्वेंट माना जाता है, इनका इन्वेंशन जो माना जाता है प्रकाशिकी में, वो प्रिज्म को ही माना जाता है, ठीक है ना। तो हम इस पे भी बात करेंगे, वर्ण विक्षेपण पे भी बात करेंगे, ठीक है ना। और कैसे ये जो कण है, कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी है, कैसे इन सभी घटनाओं को ये डिस्क्राइब करता है, कैसे ये बताता है, इसके बारे में हम बात करेंगे आने वाले वीडियो में। और ये देखिए, ये न्यूटन साहब का जो है दो सबसे बेहतरीन बुक है। एक तो ऑप्टिक्स है जो ये 1704 ईस्वी में इसी पे प्रकाशिकी पे ही पूरा एक बुक लिख डालते हैं, ठीक है ना। इसीलिए जो है इनका योगदान काफ़ी हद तक जो है अल होजन से ज़्यादा माना जाता है, ठीक है ना। इनका ये बुक जो था ये ऑप्टिक्स को एक नया मोड़ दे देता है, ठीक है। कब तक मोड़ देता है, जब तक कि वेव ऑप्टिक्स नहीं आया है। इनका ये कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी जो है ये 19% कारगर होता है, कहाँ, रे ऑप्टिक्स में। समझ में आ रहा है ना, रे ऑप्टिक्स में 19% जो इनका थ्योरी है वो कारगर होता है। ये सभी थ्योरम को बोलना है, सभी थ्योरी को ये डिस्क्राइब करता है, ठीक है। लेकिन जैसे वेव ऑप्टिक्स आता है तो इसमें कुछ जो है हमको कमियां देखने को मिलती है। इसी बुक के लिए न्यूटन साहब को ऑप्टिक्स में याद किया जाता है। ऑप्टिक्स में क्या, पूरे मतलब फिजिक्स में ही इनको याद किया जाता है। और सबसे बेहतरीन इनकी बुक एक और बुक है
प्रिंसिपिया, ये तो आप सभी लोग जानते ही होंगे प्रिंसिपिया, ठीक है ना। ये आज तक का मानव इतिहास में इसको माइलस्टोन माना जाता है। इनका जो ये सेकेंड बुक है प्रिंसिपिया, इसी के बारे में हम बात करेंगे आने वाले वीडियो में। जो न्यूटन साहब पे वीडियो होगा उसमें हम प्रिंसिपिया पे ही बात करेंगे, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो हमें इंस्टा फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इंस्टा या फेसबुक पे फॉलो कीजिए या ना कीजिए, लेकिन आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है ना, जो साइंस क्लब बाय जन्मेजय शर्मा के नाम से है, ताकि जो भी हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो इसका पीडीएफ एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, इसका पीडीएफ और पीपीटी और नोट्स प्लस नोट्स, ये सभी चीज़ें आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है ना। आने वाले वीडियो में हम दुनिया की सबसे 2 बेहतरीन बुक के बारे में बात करेंगे। एक तो माइक्रोग्राफिया है जो रॉबर्ट हुक साहब की है, और दूसरा जो है प्रिंसिपिया है जो न्यूटन साहब की है, ठीक है। तो कैसे एक बुक का जो है उदय हो जाता है और कैसे एक बुक का जो है वहीं पे पतन हो जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। और हाइगन साहब के बारे में भी बात करेंगे कि क्या इन तीनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट उस समय चल रहा था। और लास्ट में आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू ज्वाइन टू अस वाचिंग दिस वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच, सो ऑल ऑफ यू।